Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 10. The concept is process of exporting. 12 number points obtaining bill of lading. Made receipt is a receipt of goods loaded on the ship. It is not agreement of the transporting the goods. The exporter obtained bill of lading from the shipping company after the producing the made receipt to the shipping company. Bill of lading is an agreement between the shipping company and the exporter by which the shipping company gives the assurance to transport the goods from one port to another. यहाँ पे एक्सपोर्टर और शिपिंग कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है जो ये कहता है कि हम आपके गुड्स को जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पर हम टाइम टू टाइम पहुँचा देंगे, डिस्पैच कर देंगे. सो ये एग्रीमेंट दैट इज़ नोन एज ऑब्टेनिंग द बिल ऑफ lading. Detail like the name of the exporters, the name of the ship, freight means charges, detail of the goods, quantity of goods, price, weight, name of the exporting port, terms and conditions of transportations etc. are described in this agreement. Bill of lading is an important document and 3 copies are prepared. ये बहुत important document होता है और इसकी 3 copies prepare की जाती है. 1 copy remain with the shipping company. The remaining 2 copies are sent to the exporter, out of which the exporter send 1 copy to the importer. इस तरीके से एक importer के पास, एक exporter के पास और एक shipping company के पास ये copies होती है. The importer receive the goods on the basis of this copy. जब तक इम्पोर्टर ये कॉपी नहीं बताएगा तब तक उसको गुड्स मिलेगा नहीं. अगर गुड्स उसको लेना है तो उसको ये इतना बताना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन. द सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन डिस्क्राइबिंग द डिटेल वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन. सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि आपका गुड्स किस कंट्री में किस इंडस्ट्री के ज़रिए प्रोड्यूस किया गया है. द ओरिजिनल प्लेसेस एंड द ओरिजिनलिटी ऑफ द गुड्स. According to the agreement made by different countries, respected countries provide relief on import excise. In order to get relief under this agreement, a certificate of origin for that particular goods is required, and such a certificate can be obtained from trade associations, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और द गवर्नमेंट. ये इशू करते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट की कॉमन सेल भी होती है सर्टिफाइड करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट हमने ही प्रोवाइड किया है. इन शॉर्ट में इसमें गुड्स एक्सपोर्टर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी कंट्री से है, कौन से प्लेस से है, क्या वो काम करता है, सो एंड सो. दिस इज़ अ इशूड बाय गवर्नमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडिंग एसोसिएशंस. नेक्स्ट आता है कंस्यूलर इनवॉइस. व्हेन द एक्सपोर्टर गुड्स रिच इन द कंट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, एक्साइज ऑन द गुड्स हैज़ टू बी पेड. अगर एक्साइज ड्यूटी पे कर दी गई है, टू मेक द पेमेंट ऑफ एक्साइज सैम्पल कंस्यूलर इनवॉइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. अगर एक्साइज ड्यूटी को फ्रीली और स्मूथली पे करना है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कंस्यूलर इनवॉइस. द कंस्यूलर ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री इज वर्किंग इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड द एक्सपोर्टर ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स from the consular is called consular invoice, and the detail like the quantity of goods and price are mentioned in this, and the excise is collected on the basis of this. in short में गुड्स की जो प्राइस होती है, गुड्स की क्वांटिटी होती है, वो इसमें मेंशन होती है और उसी के रेशियो पर से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की जाती है. तो एक्साइज ड्यूटी कितना कलेक्ट करना है, कितने रेशियो में लेना है, उसको इजीली करना है तो कंस्यूलर इनवॉइस दिया जाता है. कंस्यूलर इनवॉइस एक्सपोर्टर के ज़रिए इंपोर्टर को प्रोवाइड किया जाता है और जो पर्सन प्रोवाइड करता है दैट मीन्स कंस्यूलर, और जो रिसिप्ट देता है दैट इज़ अ इनवॉइस. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज़ कंस्यूलर इनवॉइस. जो पर्सन इसे इशू करता है उसे हम कंस्यूलर बोलते हैं, इसीलिए इस डॉक्यूमेंट का नाम पड़ा कंस्यूलर इनवॉइस. नेक्स्ट आता है सेंडिंग डॉक्यूमेंट. द एक्सपोर्टर सेंड द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, इंश्योरेंस पॉलिसी और कवर नोट, बिल ऑफ lading, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, कंस्यूलर इनवॉइस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जब तक इंपोर्टर के पास नहीं होंगे तब तक उसे गुड्स की अथॉरिटी मिलेगी नहीं. सो
टू द इम्पोर्टर्स बैंक थ्रू हिज बैंक, या तो बैंक के ज़रिए होता है या तो बाय पोस्ट होता है, बट एक्सपोर्टर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर को पहुंचा देता है। नेक्स्ट आता है कलेक्शंस ऑफ मनी। The exporter gives the advice to the bank for the collections of money. The exporter writes bill of exchange to the importer in order to collect the amount mentioned in the invoice. जो इन्वॉइस में मेंशन की गई है वो अमाउंट वो कलेक्ट करता है। दिस बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये जो बिल होता है वो अगर आपको गुड्स का अथॉरिटी चाहिए पोर्ट पर से तो आपको चाहिए होते, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अगर आपको गुड्स को एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इन डीए द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर प्रेजेंट द बिल ऑफ एक्सचेंज to the importer and the bank release the document of goods once the bill of exchange is accepted by the importer, but if it is DP the bank gives the document only after the full payment of bill of the exchange is made. The bank collect the money as per the maturity date of the bill of exchange in DA, where as in DP the amount is sent to the exporter. तो इन शॉर्ट में होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते हो दैट इज़ अ DA डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। जब आप पूरी की पूरी अमाउंट पे कर देते हो, पे करने के बाद जो डॉक्यूमेंट इशू होता है दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, जो एक्सपोर्टर को सेंड किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सपोर्ट की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। थैंक यू सो